अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने उर्दू पेडागोजी का सबक नंबर 4 शुरू किया था, जिसका नाम है लैंग्वेज स्किल्स, ज़बान की महारतें। उसमें हमने उसके 2 पॉइंट्स देखे थे। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम इस सबक के आगे के पॉइंट्स देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस सबक के 2 पॉइंट्स देखे थे। एक था लिसनिंग यानी समात और दूसरा था स्पीकिंग यानी बोलना। अब हम इसका तीसरा नुक्ता देखने वाले हैं, जो है पढ़ना, ख्वानदगी, मुतालिया, रीडिंग। पढ़ना तीसरी अहम बुनियादी महारत है। पढ़ना तहरीरी शक्ल में रिसेप्टिव स्किल है। यह हुसूल इल्म का बेहद अहम ज़रिया है। पढ़ना वो महारत है जिसके ज़रिए हम लिखी हुई अलामात को पहचानते हैं, उनको समझते हैं और उनसे मायने अख़ज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि पढ़ने के ज़रिए क्या होता है। पहले तो जो पढ़ना है वो हमारी बुनियादी महारतों की तीसरी अहम बुनियादी महारत है। उसके बाद पढ़ना तहरीरी शक्ल में रिसेप्टिव स्किल है। ये हम पिछली वीडियोस में भी, पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें भी हम रिसेप्टिव स्किल और क्रिएटिव स्किल के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद ये इल्म हासिल करने का सबसे अहम ज़रिया है। इसके ज़रिए, पढ़ने के ज़रिए हम इल्म हासिल कर सकते हैं। और पढ़ना वो महारत है जिसके ज़रिए हम लिखी हुई अलामतों को पहले तो पहचानते हैं, पहचानने के बाद उसको समझते हैं और उसके बाद हम उसके मायने अख़ज़ करते हैं, यानी कि हमें कोई मानी समझ में आता है। पढ़ने के अमल में लिखे हुए अल्फाज को पहचानना और उनसे मायने अख़ज़ करना शामिल है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि पहले हम अलामत को पहचानते हैं, उनको समझते हैं और मायने अख़ज़ करते हैं। तो पढ़ने के अमल में लिखे हुए अल्फाज को हम पहचानते हैं और फिर मायने अख़ज़ करते हैं। वही ऊपर की जो लाइन दी हुई है, यही नीचे भी वही बताया गया है। पढ़ने की महारत की नशोनुमा बच्चे की तख्लीकी और ज़हनी नशोनुमा के लिए निहायत ज़रूरी है। उर्दू ज़बान के असतिज़ा को ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि वो एक मखलूत ज़बान की तदरीस करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें हुरूफ़ तहज़ीब से लेकर इमला व तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज और जुमले की साख्त का पूरा इल्म होना चाहिए। अब जो उर्दू के असतिज़ा होते हैं, कुछ लोग, मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ असतिज़ा ऐसे होते हैं कि उर्दू ज़बान में यानी कि उर्दू की तदरीस के वक्त सिर्फ़ वो पैराग्राफ पढ़ते हैं और जो पीछे अल्फाज के मायने दिए हुए होते हैं वो बच्चों को बताते चलते हैं। ना ही वो हुरूफ़ तहज़ीब या इमला नवीसी या जुमले की साख्त के बारे में कोई बात करते हैं। अगर उन्हें किसी ग्रामर को पढ़ाना हो, उर्दू का ग्रामर पढ़ाना हो, तो वो भी जो किताब में दिया हुआ होता है वो पढ़ते हैं और बच्चों को उसी तरह से समझाते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस्ताद के तलबा को हुरूफ़ तहज़ीब से लेकर जुमले की साख्त, उसके तलफ़्फ़ुज़, किस तरह से अदायगी होती है, इन तमाम चीज़ों का इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखते हैं। उर्दू की तदरीस में हिंदुस्तान की कसरुल लिसानियत का लिहाज भी निहायत ज़रूरी है। पढ़ने के 3 अज्जा है: छुपी हुई अलामत को पहचानना, आवाज़ पैदा करना, ख़यालात को समझना। अब यहाँ पे 3 अज्जा दिए हुए हैं। पहला है छपी हुई अलामत को पहचानना, यानी कि सामने आपके ये जैसा ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मीन्स कि मैं उन अलामत को पहचान रही हूँ और पहचान के आवाज़ पैदा कर रही हूँ, यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं उसे अदा कर रही हूँ। तो वो होता है आवाज़ पैदा करना, यानी कि पहले मैं अलामत को पहचान रही हूँ, फिर मैं उसे आपको पढ़ के सुना रही हूँ, यानी कि आवाज़ पैदा कर रही हूँ। और फिर जो ख़यालात यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिए हुए जो ख़यालात हैं उसे समझना। इस तरह से पहले छपी हुई मालूमात को या छपी हुए जो अलामत है उसको पहचानना, फिर उसकी आवाज़ पैदा करना और फिर जो यहाँ पे कहा जा रहा है उसे समझने की कोशिश करना। इस तरह से पढ़ने के ये 3 अज्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है पढ़ना यानी रीडिंग की तदरीस के लिए माहिरीन तालीम ने रीडिंग के 5 मरहले, जिन्हें 5 Rs ऑफ रीडिंग्स कहा जाता है, तजवीज़ किए हैं। यह 5 Rs दर्ज झील है। पहला है इंदराज, मीन्स रजिस्ट्रेशन। चलिए इसे देखते हैं। जिस हुर्फ या लफ्ज़ को बच्चा देखता है उसकी एक तस्वीर उसके जहन में बन जाती है।
اس عمل کو اندراج کہتے ہیں۔ یہ بچے کے مطالعے کی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے اندراج کا، کہ ایک بچہ ہوتا ہے جو لفظ یا حرف کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم حروف پہ تہجی لیں، اگر ہم اسے حروف پہ تہجی پڑھنا سکھا رہے ہیں، تو اگر ہم نے اسے الف سکھایا تو الف ہم اسے کھڑی لائن اسے بنا کر بتاتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں یہ ہے الف۔ تو بچہ اس شکل کو دیکھتا ہے، ہم نے جو یہ لائن بنائے، کھڑی لائن بنائی، اسے یہ دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ تصویر بن جاتی ہے کہ جو کھڑی لائن ہے اسے الف کہتے ہیں۔ اور پھر جو یہ با، ہم با بناتے ہیں اور اس کی یہ جو شکل اسے دکھائی دے رہی ہے، اس شکل کو ہم کہتے ہیں با۔ تو یہ جو شکل اس کے سامنے آتی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور اسے اسے یہ دیکھتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے کہ اسے با کہتے ہیں۔ تو اسی عمل کو اندراج کہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کی مطالعے کی صلاحیت ہے وہ فروغ پاتی ہے۔ تو مینس بچہ پہلے حروف یا لفظ کو دیکھتا ہے، اس کی تصویر اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور اسی عمل کو اندراج کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا جو ہے ہمارا وہ ہے شناخت یا ریکوگنائزیشن۔ شناخت یا ریکوگنائزیشن، جن حروف اور الفاظ کا رجسٹریشن ہو چکا ہے ان کے سامنے آنے پر یا سنائی دینے پر ذہن میں اس کی تصویر ابھرنا شناخت کا عمل کہلاتا ہے۔ یہ پڑھنے کی جانب دوسرا قدم ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ بچہ جو ہوتا ہے اس نے الف یا با کی تصویر کو اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے، تو جب بھی یہ الف یا با اسے سنائی دیتا ہے یا یہ شکل اسے دکھائی دیتی ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ اسے الف یا اسے با کہتے ہیں۔ تو یہی جو عمل ہوتا ہے، اسی عمل کو شناخت یا ریکوگنائزیشن کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا ہے قائم رکھنا یا ریٹینشن۔ جو الفاظ ذہن نشین ہو گئے اور جن کی شناخت ہونے لگی ہے ان کو ذہن میں بنائے رکھنے کی صلاحیت ریٹینشن یا قائم رکھنا ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے کی جانب تیسرا قدم ہوتا ہے۔ اب ہم نے انہیں ذہن نشین کروا دیا، حروف تہجی کا ایگزامپل لے کے چلیں گے کہ انہیں ہم نے ذہن نشین کروا دیا، ان کی شناخت کروا دی، لیکن بچے سے یاد رکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو پہلے سیکھ چکے ہوتے ہیں اسے بھولنے لگتے ہیں، تو ایسا نہ ہو اس کے لیے ان کو بار بار مشق کرواتے رہنا، بار بار ان کے سامنے ان الفاظ کو دہراتے رہنا اور ان کی جو بھی شناخت ہے، ان کی تصویریں ہیں ذہن میں قائم رکھنا، یہ معلم کا کام ہوتا ہے اور اسی کو قائم رکھنا یا ریٹینشن کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو قائم رکھنا یا ریٹینشن کسے کہتے ہیں۔ تو اگلا ہے بازیافت یعنی ریکال۔ وقت ضرورت الفاظ کو استعمال کرنے کی صلاحیت بازیافت کہلاتی ہے، یعنی کہ ضرورت کے وقت جو بھی ہم نے سیکھا، جو بھی شناخت کی، جو بھی وہ حرف ہمیں سمجھ میں آیا، ہم نے یاد رکھا، اسے وقت پر ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی صلاحیت ریکال یا بازیافت کہلاتی ہے۔ اگلا ہے یادداشت، ریممبر۔ جو پڑھنے کا عمل سیکھا گیا ہے اسے لمبے وقت تک یاد رکھنا ریممبر کہلاتا ہے، تاکہ طویل مدت میں اس کا اطلاق ممکن ہو سکے۔ یعنی جو بھی ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں، جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں، اسے دیر پا رکھنے کے لیے، دیر تک یاد رکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسے یادداشت یا ریممبر کہتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ مدت تک ہم اس کا جو اطلاق ہے اسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ اور امید ہے آپ کو یہ جو 5 RS ہے، مینس کہ ریڈنگ اسکلز ہے، آپ کو سمجھ میں آیا گئی ہوں گی۔ پہلا ہے رجسٹریشن، پھر ریکوگنائزیشن، ریٹینشن، ریکال، ریممبر وغیرہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا ہے مطالعے کی قسمیں یعنی کہ ٹائپ آف ریڈنگ۔ پہلا ہے اس میں اسکیمنگ، جسے کہتے ہیں سرسری مطالعہ۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا ہوا ہے۔ اسکیمنگ ایک سرسری مطالعہ ہے جس کا مقصد مواد اقتباس کے مرکزی خیال سے قاری کو فوری طور پر یا سرسری طور پر متعارف کرانا ہوتا ہے۔ یہ اقتباس کے عام معنی یا موضوع کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔
ریڈر کو یہ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ جو اقتباس یا مضمون اس نے پڑھا ہے اس کا تعلق کس سے ہے، اس میں کیا موضوع لیا گیا ہے، مصنف کا مقصد کیا ہے۔ اب یہ سرسری مطالعہ یعنی اسکیمنگ، یعنی کہ یہ جو ہوتا ہے یہ ایک دم ہم غور سے نہیں پڑھتے، ہم بس سرسری اسے دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ جو ہمارا مواد ہوتا ہے یا جو سبق ہوتا ہے اس کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ فوری طور پر ہم اس سے متعارف ہو جاتے ہیں، اور جو اس سبق کے جو عام معنی یا جو موضوع ہوتا ہے ہم اسے سرسری طور پر سمجھ لیتے ہیں، اور جو ہم ریڈر یعنی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مضمون میں کیا دیا ہوا ہے، اس کا تعلق کیا کس چیز سے ہے، یا جو مصنف ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی کو اسکیمنگ یا سرسری مطالعہ کہتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا جو ہے وہ ہے اسکیننگ۔ اب اسکیننگ کا تعلق متن کا کسی خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے سرسری مطالعہ کرنے سے ہے۔ اس میں ریڈر صفحات پر اوپر سے نیچے تیزی سے نظریں دوڑا کر اپنے مقصد کی چیز تلاش کرنے کو کوشش کرتا ہے۔ اسکیننگ کا اکثر استعمال قارئین سوالات کے جوابات متن میں سے کھوجنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متن میں کوئی نام، تاریخ، نشان، فقرہ یا فارمولا تلاش کرنے میں بھی اسکیننگ ہوتی ہے یا اسکیننگ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اسکیننگ کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہم کوئی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو ہم کس طرح سے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نظریں دوڑاتے جاتے ہیں کہ ہم وہ ورڈ یا وہ لفظ ڈھونڈیں جہاں سے ہم کو ہمارا سوال کا جواب مل جائے۔ ہم اسے سرسری طور پر پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا سوال کا جواب کسی جگہ سے مل جائے، تو اسی کو اسکیننگ کہتے ہیں۔ ہم کوئی نام تلاش کرتے ہیں یا کوئی تاریخ دیکھتے ہیں تو اسی کو وہ جو ہمارا عمل ہوتا ہے سرسری طور پر اس نام کو، اس تاریخ کو تلاش کرنا، اس نشان کو تلاش کرنا، تو وہ اسکیننگ ہوتا ہے۔ ایک طور پر ہم سبق کا اسکین کر رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں سے، اس ورڈ کو یا اس تاریخ نام کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اسی عمل کو اسکیننگ کہتے ہیں۔ اب اگلا جو ہے ہمارا تیسرا پوائنٹ وہ ہے عمیق اور وسیع مطالعہ، جس سے انگلش میں کہا جاتا ہے انٹینسیو ریڈنگ اینڈ ایکسٹینشن۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا دیا ہوا ہے۔ عمیق مطالعے کا تعلق متن کے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے ہے۔ یہ ایک اہم مہارت ہے جس میں طبع شدہ مواد پر لفظ در لفظ غور کرتے ہوئے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد موضوع کی تفہیم کے ساتھ زبان کی باریکیوں اور ترکیب کا جائزہ لینا بھی ہوتا ہے۔ دوسری جانب وسیع مطالعے کا تعلق درسی کتب سے الگ دیگر کتب کے مطالعے کے لیے متوجہ ہونے سے ہے۔ اب یہاں پر عمیق اور وسیع مطالعے کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا دیا ہوا ہے، اس لفظ ایک لفظ کے معنی دیکھتے چلتے ہیں، اس موضوع یا اس سبق کا مقصد کیا ہے اسے سمجھتے چلتے ہیں۔ زبان کی جو باریکیاں دی ہوئی ہوتی ہے سبق میں، ہم اس کی جو ترکیب دی ہوئی ہے اس پر غور و خوض کرتے ہوئے چلتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور دوسری طرف وسیع مطالعے کا تعلق درسی کتاب سے الگ دیگر کتب کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو عمیق مطالعہ ہوتا ہے وہ درسی کتاب سے تعلق رکھتا ہے، اور جو وسیع مطالعہ ہوتا ہے وہ اضافی مطالعہ یعنی جو ہم دیگر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان سے وسیع مطالعے کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا فرق دونوں میں۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے بلند خوانی اور خاموش مطالعہ، لاؤڈ ریڈنگ اینڈ سائلنٹ ریڈنگ۔ یہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا لاؤڈ ریڈنگ اور سائلنٹ ریڈنگ کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا دیا ہوا ہے۔ متن کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا بلند خوانی ہے۔ بلند خوانی کی ابتدائی جماعتوں میں خصوصی اہمیت ہے کیونکہ اس کے ذریعے معلم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ معنی اور تلفظ کے لحاظ سے طالب علم کتنا درست ہے۔ معلم کے ذریعے کی گئی بلند خوانی کو نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں، جبکہ طلبہ کے ذریعے کیے بعد دیگر کی گئی بلند خوانی کو انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں۔
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है کہ جو آواز سے پڑھی جاتی ہے، جو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، اسے بلند خوانی کہتے ہیں۔ اور اکثر جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی چھوٹی جماعتوں میں کبھی رہے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد پہلے کسی نظم کو یا پہلے سبق کے کسی پیراگراف کو زور سے بلند آواز سے پڑھ کر سناتا ہے اور پھر اسے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ تو اسی کو بلند خوانی کہتے ہیں، جو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب معلم پڑھتا ہے، پہلے تو یہ کہ معلم پڑھتا ہے جو بھی بلند خوانی کرتا ہے تو اسے نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں، اور جب طلبہ یا بچے پڑھتے ہیں بلند خوانی کرتے ہیں تو اسے انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آیا، نمونے کی بلند خوانی اور انفرادی بلند خوانی، یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو۔ اسی طرح معلم کو اس چیز سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ معلم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ طالب علم کے تلفظ اور معنی کس حد تک درست ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں دوسرا، آگے کیا دیا ہوا ہے یہاں۔ دوسری جانب خاموش مطالعے میں بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے، اس کا مقصد تفہیم اور لطف اندوزی ہوتا ہے۔ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو معلم کہتا ہے کہ خاموشی سے مطالعہ کیجیے، یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بغیر آواز کے پڑھتے ہیں، یعنی صرف نظروں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں دل ہی دل میں۔ خاموش خوانی کا مقصد کیا ہے؟ دل ہی دل میں پڑھنا، خود ہی سمجھنا اور اس سے لطف اندوز ہونا۔ آپ کو یہاں تک خاموش خوانی بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بلند خوانی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور جو خاموش مطالعہ ہوتا ہے وہ بغیر آواز کے پڑھنا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے ہمارے پوائنٹس کی جانب۔ اگلا ہے مطالعے کی تدریس۔ اس میں کیا دیا ہوا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ پڑھنے کو ایک شوق کی شکل میں فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے پڑھنے کے لیے اضافی مواد کو وقت کی بربادی کی بجائے ایک وسیلے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ پڑھنے کے عمل میں رٹنے یا اس کو میکانیکی بنانے کی بجائے معنی تفہیم پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو پڑھنا ہے وہ ایک شوق کی شکل اختیار کرنی چاہیے، اور جو اضافی مواد سے ہم بچوں کا وقت برباد کرتے ہیں تو اس کو وقت برباد کرنے کی بجائے بچوں کے پڑھنے کو ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر استاد یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو رٹواتے رہتے ہیں، صرف ابھی کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ بچوں کو صرف رٹایا جا رہا ہے۔ کس طرح سے اس کا معنی ہوتا ہے، انہیں کس طرح سے سمجھنا چاہیے، یہ نہ کرتے ہوئے ہم صرف بچوں کو رٹاتے رہتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ آگے یہی بتایا جا رہا ہے کہ بچے کی جو دلچسپی ہے نا وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہاں پہ اس پیراگراف میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں کو ایک پڑھنے کا شوق کو فروغ دینا چاہیے، انہیں رٹانے کی بجائے انہیں ان کا مفہوم سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں ان کی دلچسپی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہوگا جب استاد اپنا طریقہ بدلیں گے، اپنے تدریس کا طریقہ بدلیں گے، انہیں رٹانے کی بجائے ان کو ان کے معنی سمجھائیں گے، ان کی تفہیم کرائیں گے، الفاظوں کی تفہیم کرائیں گے، تبھی ان کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پڑھنا تبھی دلچسپ ہو سکتا ہے جب بچے کو پڑھی گئی بات سمجھ میں آتی ہو۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بچوں کو سمجھانا چاہیے، معنی سمجھانا چاہیے، اس کی تفہیم، اس کا مفہوم سمجھانا چاہیے، تو تبھی دلچسپی میں اضافہ ہوگا۔ جب ان کو بات سمجھ میں آئیں گی تبھی تو وہ دلچسپی لیں گے نا کسی چیز میں، تو انہیں جو بھی پڑھائی گئی چیز ہے وہ سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ ان کی دلچسپی اس چیز میں، اس بات میں آ سکے۔ پڑھنا محض علامات کی ڈیکوڈنگ تک محدود نہ ہو۔ یاد رکھیے، پڑھنے کا مطلب علامات کی ڈیکوڈنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تفہیم اور اخذ معنی ہے۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ڈیکوڈنگ مینس کہ صرف اسے پہچاننا نہیں ہے، اسے صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان علامات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے، ان کے معنی اخذ کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اگر ہم نے صرف لائن با لائن پڑھ لیے، کسی جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اسے صرف پڑھ لیے، اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
जब तक हम उन अल्फाज को समझेंगे नहीं, उसका मतलब नहीं समझेंगे, उसके मानी नहीं समझेंगे, तब तक कि हमें कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। जिससे हम ये होगा कि जब बात समझ में ही नहीं आएगी तो हम दिलचस्पी कैसे लेंगे उस चीज़ में। तो इसीलिए उन्हें बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, उसके मफ़हूम को, मायने को, तभी बच्चों की दिलचस्पी पढ़ने में रह सकती है। आगे और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, स्कूल में पढ़ने की इब्तिदा अक्सर हुरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स को रटवा कर की जाती है। यही जैसे पहले ऊपर बताया गया है कि बच्चों को जब भी हुरूफ तहजी पढ़ाया जाता है या पढ़ने की शुरुआत होती है तो बच्चों को हुरूफ तहजी रटवाई जाती है। उन्हें ये समझाया नहीं जाता कि इसे अलीफ कहा जाता है, इसे बा कहा जाता है, ये शक्ल को अलीफ कहते हैं, इस शक्ल को बा कहते हैं, नहीं, बल्कि बस इतना बताया जाता है कि ये अलीफ है, ये बा है, ये ता है। इस तरह से उन्हें रटवाया जाता है, भले ही उन्हें उस शक्ल का मतलब वो शक्ल को क्या कहते हैं उन्हें पता हो ना हो। अगर बीच से अगर आप हुरूफ तेजी पढ़ा रहे हो और उन्हें समझाया नहीं गया हो और उनका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हुआ हो, तो अगर आप बीच से कोई भी लफ्ज़ अगर उनसे पूछेंगे तो वो उसे बता नहीं पाएंगे। बस यही से बच्चे की तालीम में अदम दिलचस्पी की शुरुआत होती है। पढ़ने का अमल बामानी होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर उसे बीच बीच से अगर हमने अल्फाज पूछे और अगर वो ना बताए तो ऐसा होगा कि बच्चे का जो खुद एतमादी है, वो खुद एतमादी में जो कमी आती जाएंगी, उसकी दिलचस्पी कम होते जाएंगी। इसीलिए बच्चे जब तक समझेंगे नहीं, उन्हें किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं आएंगी। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि पढ़ने का अमल एक बामानी अमल होना चाहिए, यानी कि ये पढ़ने का अमल मानी खेज होना चाहिए, समझ में आने वाला अमल होना चाहिए। आगे और भी क्या बताया जा रहा है, अलीफ से अंगूर, बा से बंदूक बच्चे के लिए कोई ख़ास मानी नहीं रखते। हम बच्चे को अलीफ सिखाना चाहते हैं और बच्चे की तवज्जो अंगूर की जानिब होती है, क्योंकि अलीफ के मुकाबले में उसे अंगूर ज़्यादा बामानी नज़र आता है। पढ़ना सिखाने की शुरुआत बामानी होनी चाहिए। उन्हें आप किस्से कहानियाँ सुनाकर, नज़्में और गीत गाकर ज़बान की तरफ राग़िब कर सकते हैं। मोटे मोटे हुर्फ़ों की बड़ी बड़ी किताबें बनाकर जिनमें तस्वीर भी भरपूर हो, बच्चों के सामने पढ़िए, खूब पढ़िए, इस अंदाज से पढ़िए कि बच्चा ये सोचने को मजबूर हो जाए कि पढ़ना तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, उसे सीखना तो बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, कोई किस्सा, कहानी या नज़्म महज एक बार पढ़ने के लिए नहीं होती। आप कहानी की एक किताब को मुख्तलिफ मौके पर 10 बार सुनाइए, 20 बार सुनाइए, यकीन मानिए बच्चा एक न एक दिन खुद ब खुद अंदाजे से उंगली रख कर पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन मवाद का दिलचस्प होना लाजमी शर्त है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे मैंने अलीफ और बा के बारे में आपको मिसाल मैंने पहले दी हुई है कि अलीफ से अंगूर और बा से बंदूक, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बच्चा अलीफ को सीखना चाहता है और बच्चे की जो तवज्जो होती है, हम बच्चों को अलीफ सिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे की तवज्जो तो अंगूर की जानिब होती है, उसकी तस्वीर की जानिब होती है, क्योंकि अलीफ जो होता है उससे ज़्यादा उसे अंगूर बामानी नज़र आता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लिखावट से मतलब लिखावट इतनी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, इतनी मुतवज्जा नहीं करती जितनी तस्वीर करती है। तो अगर बच्चों को पढ़ना सिखाना है तो हमें उन्हें किस्से, कहानियाँ, गीतों की तरफ मुतवज्जा करना ज़रूरी है। वो बड़ी बड़ी की तस्वीर उनके सामने ला कर रखो, ताकि बच्चे पढ़ने के साथ साथ उन तस्वीर को भी देखें और उन्हें इस अंदाज में पढ़कर सुनाओ कि वो एक मज़ेदार चीज़ हमें लगने लगे। बच्चों को एक बार, दो बार पढ़ाकर ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि उन्हें यहाँ पर बताया गया है कि 10 बार, 20 बार पढ़ाना, मतलब कि उनको पढ़कर सुनाना चाहिए और इस अंदाज में सुनाना चाहिए कि उन्हें भी मज़ा आए और आपको भी उन्हें पढ़ाते हुए या सुनाते हुए मज़ा आए। तो क्या होगा, कभी ना कभी तो बच्चे की उंगली उस जो कहानी को आप पढ़ रहे हैं उस पर, उस मवाद पर
कहाँ क्या चल रहा है उस पर आ ही जाएंगी। और वो जो मवाद है उसे दिलचस्प होना तो लाजमी शर्त बताई गई है यहाँ पे। इसीलिए कोई भी कहानी हो, पढ़ना सिखाना हो, तो हमारा तरीका किस हद तक मौसर और दिलचस्प और मज़ेदार है, ये हमारे तदरीसी तरीके पर डिपेंड करता है कि हम बच्चों को किस हद तक और कैसे पढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नुक्ता है वो है पढ़ने में नाकामी की वजूहात। अब वजूहात देखते हैं हम। पढ़ना, जो कि हुसूल तालीम में एक बुनियादी अमल है, अक्सर बच्चे इस महारत से महरूम रह जाते हैं और ये महरूम दीगर हलकों में उनकी हुसूलियाबियों को मुतासिर करती है। ऐसे बच्चे स्कूल की मज़ीद मनाजिल तय नहीं कर पाते और ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बच्चे पढ़ने में नाकाम क्यों होते हैं? इसकी कुछ बुनियादी वजूहात दर्ज झील है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, क्योंकि उनका जो बुनियादी अमल होता है उससे वो कुछ सीख नहीं पाते या फिर उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, जिससे यह होता है कि कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। अब बच्चे पढ़ना क्यों छोड़ते हैं, इसकी कुछ वजूहात दी हुई है, हम उसे एक एक करके देखते हैं नीचे। पहला है, असातिज़ा में पेशा वराना तरबियत और उसके इतलाक़ का फुक़दान पाया जाता है। ऐसे असातिज़ा बच्चों के तजस्सुस और उनके सवालात को कोई अहमियत नहीं देते और उनका ज़्यादातर वक्त बच्चों को खामोश कराने और जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम करने में ज़ाय हो जाता है। ऐसे असातिज़ा अक्सर बच्चों की गलतियाँ तलाश करते रहते हैं। वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाते कि गलतियाँ आमोज़श का हिस्सा है। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं और ये गलतियाँ मौलिम के लिए फीडबैक का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो असातिज़ा होते हैं उनकी जो पेशा वराना तरबियत होती है, उनके पढ़ाने लिखाने का जो तरीक़ा होता है, उनका जो इतलाक़ होता है, उनमें कमी होती है। और जो इस किस्म के असातिज़ा होते हैं वो बच्चों के तजस्सुस और उनके जो सवालात होते हैं उनको अहमियत नहीं देते, बल्कि उनके जो सवालात होते हैं जो वो पूछना चाहते हैं उनको डांट कर फटकार कर खामोश करा देते हैं और उसे ये पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं और बच्चों को खामोश करवाने और जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने में ही वक्त ज़ाय कर देते हैं। और अक्सर ऐसे जो उस्ताद होते हैं वो बच्चों की गलतियों को तलाश करते रहते हैं और वो इस हकीकत को नहीं कबूल कर पाते कि गलतियाँ आमोज़श का ही एक हिस्सा होती है और इंसान है। बच्चे तो छोड़ दो, जो इंसान होता है, बड़े हो छोटे हो कोई भी हो, वो गलती करके ही सीखता है। जिससे ये होता है कि जब बच्चा गलती करता है तो मौलिम को पता चलता है कि उसे कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे परेशानी है। मौलिम को इससे उसका फीडबैक मिलता है और ये उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ पर तो मौलिम हकीकत को तस्लीम ही नहीं करता कि गलतियाँ आमोज़श का हिस्सा है और बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। इस तरह से एक वजह ये भी होती है कि असातिज़ा अपनी गलतियों को मानने की बजाय बच्चों की गलतियां तलाश करते रहता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगला जो है सेकंड है वो है दरसी कुतुब में ऐसी सरगर्मियों की कमी पाई जाती है जो बच्चे में पढ़ने की रग़बत पैदा करने वाली हो। अब बहुत सी सरगर्मियाँ ऐसी होती है जो बच्चों की सलाहियतों को, उनके पढ़ने लिखने की, बोलने की, सुनने की सलाहियतों को परवान चढ़ाती है। लेकिन जब दरसी कुतुब में ही सरगर्मियाँ नहीं होंगी तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? तो एक वजह ये भी होती है कि दरसी कुतुब में सरगर्मियों का ना पाया जाना या ना होना। आगे है अगला तीसरा पॉइंट है पसमानदा तबकात बलखुसूस पहली नस्ल के तालिब इल्म अपने आप को जमात में काबिल कबूल नहीं समझते, वो ख़ुद को किताबों से नहीं जोड़ पाते और इस सिलसिले में पढ़ने से महरूम रह जाते हैं। अब कुछ पसमानदा तबके के बच्चे होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, जो जमात से अपना रिश्ता नहीं जोड़ पाते, जिससे ये होता है कि वो किताबों, जमातों यानी पढ़ाई से अपने आप को जोड़ नहीं पाते और इसी वजह से वो पढ़ने लिखने से महरूम रह जाते हैं। ये था हमारे कुछ बुनियादी वजूहात थी जो यहाँ पर दी हुई थी। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, ये वजूहात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नुक्ते की तरफ। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है पढ़ने को फ़रोग़ देने के तरीके। यहाँ पे कुछ तरीके बताए हुए हैं, हम उसे देखेंगे।
पहला है, कमरे जमात में प्रिंट का माहौल कायम करें। मुख्तलिफ आवाज़ों के चार्ट लगाए, इशारात का इस्तेमाल और ड्रामेकारी का इस्तेमाल हो। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि चार्ट लगाने चाहिए, जैसे मुख्तलिफ आवाज़ों के हो, या ड्रामे या इशारात का इस्तेमाल करके कुछ चार्ट्स बनाए जाए। मुख्तलिफ जैसे टीचिंग एड्स जिसे कहते हैं, वो टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए कमरे जमात में, ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने में फ़रोग हासिल हो सके। अगला है, मौलिम तलबा के तजुर्बात को तहरीर कर ले और फिर उन्हें जमात में पढ़कर सुनाए। ये भी एक अच्छा तरीका है कि मौलिम ने पहले तलबा से जो भी उनके तजुर्बात है उसे तहरीर कर लेना चाहिए और फिर उन्हें एक एक करके जमात में सुनाना चाहिए। अगला है तीसरा, तलबा को इजाफी मवाद यानी निसाब से अलहदा कहानियाँ और नज़में पढ़वाई जाए। अब मौलिम को ये करना चाहिए कि दरसी किताब के साथ साथ दूसरे जो इजाफी मवाद होता है, जो उन्हें कहानियाँ और नज़में उन्हें अच्छी लगती है, वो बच्चों से पढ़वाई जाए। ये भी एक तरीका बहुत ही मौसर साबित होता है पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए। अगला है, पढ़ना या मकसद और चैलेंज से भरपूर हो। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें बच्चों को पढ़ना तो सिखाना है, लेकिन पढ़ना सिखाना ये एक हमें चैलेंज के तौर पर उन्हें देना चाहिए। मीन्स के हमें इस ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चों को चैलेंजिंग लगे, उन्हें उसमें इंटरेस्ट, दिलचस्पी पैदा हो और वो पढ़ने की तरफ मुतवज्जा हो, जिससे ये होगा कि उनकी जो पढ़ने की सलाहियत है वो धीरे धीरे परवान चढ़ेंगी, फ़रोग पाएंगी, पढ़ने में उनकी दुरुस्तगी आएंगी। इसीलिए मौलिम को चाहिए कि वो पढ़ना सिखाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इस्तेमाल करे जो बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, पढ़ना बच्चे के गर्दोपेश से ताल्लुक़ रखता हो। अब यहाँ पे क्या बात बताइए कि पढ़ना बच्चे के आसपास के माहौल से ताल्लुक़ रखता हो, जिससे ये होगा उसे ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैंने सीखा हुआ है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे पता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो आसपास के माहौल से अगर पढ़ने का अमल या पढ़ने का ताल्लुक़ होगा तो उसे और ज़्यादा आसानी महसूस होंगी बच्चे को और वो पढ़ने में दिलचस्पी लेगा। इस तरह से पढ़ने का अमल उसके लिए भी और आपके लिए भी आसानी लाएगा। आगे बढ़ते हैं। कमरे जमात में एक पढ़ने का गोशा हो जहां अदब, अतफाल की मुख्तलिफ अच्छी कहानियां बच्चों के पढ़ने के लिए दस्तयाब हो। बच्चों को किताब उठाने और पढ़ने की पूरी आज़ादी हो। अब यहाँ पढ़ने के गोशे से मुराद ये हो सकता है कि लाइब्रेरी जिसे कहते हैं हम, लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चों के हिसाब से, बच्चों की लेवल के हिसाब से वहाँ पे मुख्तलिफ कहानियाँ, किस्से कहानियों की किताबें हो और उन्हें पढ़ने की पूरी पूरी आज़ादी दी जाए। इससे भी ये होगा कि बच्चों के पढ़ने का अमल में जो है वो सुधार आएगा, बच्चों के पढ़ने की सलाहियत फ़रोग पाएंगी। ये उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पढ़ना है, पढ़ने की स्किल है, रीडिंग स्किल, वो उसका यही इख्तिताम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, जो है लिखना, तहरीर जिसे कहते हैं राइटिंग। मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही लिखना कहलाता है। लिखना तहरीरी शक्ल में प्रोडक्टिव स्किल है। हरकी नशोनुमा, मोटर डेवलपमेंट के लिहाज से लिखना को बारीक हरकी महारत यानी फाइन मोटर स्किल कहते हैं। तहरीर में ख्यालात और जज्बात का इज़हार ना हो तो तहरीर बेमानी बनकर रह जाती है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मुख्तलिफ आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही लिखना कहलाता है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम आवाज़ें निकाल रहे हैं, उसे अलामतों की शक्ल या तहरीरी शक्ल देना, ये अमल लिखना कहलाता है। और जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं कि जो तहरीर है या राइटिंग है वो प्रोडक्टिव स्किल है। अब इससे और क्या कहते हैं, ये मोटर डेवलपमेंट के लिहाज से बारीक हरकी महारत यानी फाइन मोटर स्किल भी इसे कहते हैं। याद रखना, मोटर डेवलपमेंट के लिहाज से इसे क्या कहा जाता है, फाइन मोटर स्किल।
اب यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे ख़यालात और जज़्बात का इज़हार अगर तहरीर में ना हो तो ये बेमानी बन के रह जाती है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक कि हम अपने ख़यालात का, अपने जज़्बात का इज़हार नहीं करेंगे तो तहरीर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। लिखना ही वो अमल है जिससे इंसान ना सिर्फ अपने जज्बात की अक्कासी करता है बल्कि दीगर अफराद को भी वसी पैमाने पर और देर पा मुतासिर करता है। इसलिए इसको तख्लीकी महारत यानी क्रिएटिव स्किल भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो लिखने का अमल है वो तो इंसान के जज्बातों की अक्कासी करता ही है बल्कि दीगर अफराद को भी वसी पैमाने पर देर पा मुतासिर करता है। यानी कि लिखना से हम दूसरे जो अफराद हैं उनको मुतासिर कर सकते हैं, उनको इम्प्रेस कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ पर इंसान की तख्लीक का ज़िक्र किया गया है कि इंसान अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करके, अपनी तहरीर का इस्तेमाल करके दूसरे अफरादों को मुतासिर कर सकता है, अपनी तरफ राग़िब कर सकता है। इसीलिए इसको तख्लीकी महारत या क्रिएटिव स्किल भी कहते हैं। तो यहाँ तक के ये रहा। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तहरीर के अज्जा। तहरीर के अज्जे बताए गए हैं। यहाँ पे तहरीर के अज्जा देखेंगे हम। पहला है तहरीर साफ़ सुथरी हो, इसमें इमला की गलतियाँ ना हो। हाँ, ये तो मौलिम के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो तहरीर है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और इमला नवेसी में कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है वो मौलिम की तहरीर को देखकर ही सीखता है। दूसरा है लिखने की एक मुनासिब रफ्तार हो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो लिखते जाते हैं, उनका लिखना ख़त्म नहीं होता कि बच्चे ने लिखा नहीं लिखा कि उसे साफ़ कर देते हैं। और कुछ लोग इतनी धीरे लिखते हैं कि पूरा लेक्चर, पूरा पीरियड उनके लिखने में चला जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मुनासिब रफ्तार होनी चाहिए, उसलूब तहरीर मुनासिब करने वाला हो। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो तहरीर है, जो लिखने का तरीका है, उसलूब तहरीर मीन्स राइटिंग स्टाइल, लिखने का तरीका, यानी कि तहरीर या लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को अपनी तरफ वो राग़िब करे, उन्हें मुतासिर करे। उनका लिखने का अंदाज़ इतना खूबसूरत होना चाहिए कि कोई भी उसकी तरफ राग़िब हो। तो उसलूब तहरीर मुतासिर करने वाला होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है तहरीर में मुनासिब मकामात पर एराब और रमूज़ व औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया जाए। अब जो यहाँ पे तहरीर के लिखने के जो भी उसूल है, एराब है, रमूज़ व औक़ाफ़ है, कहाँ पे डैश लगाना चाहिए, कहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे अलग अलग जो भी तमाम रमूज़ व औक़ाफ़ और एराब है उनका मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगला है तहरीर के हुर्फ सीधी ख़त में और यकसा साइज़ के हो, इनके दरमियान फासला यकसा हो। अब लिखते वक्त ऐसा होता है कभी कभी कि हम जिनको लिखने की आदत नहीं होती या फिर कुछ मौलिम ऐसे होते हैं कि जिनकी लिखावट सीधी लाइन में आने के बजाय ऐसे तिरछी आती है, और कुछ बहुत छोटा छोटा लिखते हैं और कुछ तो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो लिखना है वो जैसे आपको दिखाई दे रहा है सीधी लाइन में होना चाहिए, और मुनासिब अल्फाज की जो बनावट है, उनकी जो साइज़ है वो मुनासिब होनी चाहिए, ताकि आखिरी बेंच वाले जो बच्चा है उसे भी दिखाई दे। ना कि इतना बड़ा होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड में जो हम लिखना चाहते हैं वो ना लिख पाए, और ना ही इतना बारीक होना चाहिए कि पहले बेंच वाले बच्चे को भी ना देख सके। तो जो तहरीर के हुर्फ है वो यकसा साइज़ के हो, उनके दरमियान फासला भी सेम होना चाहिए, और वो मुनासिब साइज़ के हो ताकि पहले बेंच पे देखने वाले बच्चे और आखिरी बेंच पे देखने वाले बच्चों को साफ़ सुथरा दिखाई दे। उसके बाद जुमलों के दरमियान रब्त और हम आहंगी हो। हम आहंग मीन्स रब्त रखने वाले, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कि हमने पहला जुमला तो स्पोर्ट्स के बारे में लिखा और दूसरा जुमला पॉलिटिक्स के बारे में लिखना लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जुमलों में रब्त होना चाहिए, हम आहंगी होनी चाहिए। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। नया पॉइंट है हमारा लिखने की तदरीस। इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। लिखने के अमल में जिद्दत व इख्तिरा लाने की ज़रूरत है। असातिज़ा अक्सर इस बात पर ज़ोर देते हैं कि बच्चे जो भी लिखे सही तरीके से और सही लिखे। वो ख़यालात के इज़हार को ज़्यादा अहमियत नहीं देते।
قبل از وقت تلفظ پر زور بچے کے اظہار خیال کی آزادی میں رکاوٹ ہے، اس لیے تحریر میں پہلے اظہار خیال کو فروغ ملنا چاہیے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے؟ جدت و اختراع یعنی کہ نیا پن، لکھنے کے عمل میں ایک نیا پن لانے کی ضرورت ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بچوں کے صحیح لکھنے کے طریقے پر اور کس طرح سے لکھے اس پر زور دیتے ہیں، صحیح لکھنے اور اس کے صحیح لکھنے کے طریقے پر زور دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچے کے اظہار خیال پر زور دینا چاہیے، اس کو اہمیت دینا چاہیے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ معلم اظہار خیال کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس کے تلفظ پر، اس کے صحیح لکھنے کے طریقے پر زور دیتا ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے جو اظہار خیال ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے معلم کی اس سوچ کی وجہ سے۔ بچے کی صلاحیت کو اگر ہم کو پروان چڑھانا ہے تو سب سے پہلے اس کے اظہار خیال کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آگے اور کیا بتایا ہے یہاں پر۔ لکھنے کی ابتدا ڈرائنگ سے ہوتی ہے، بچوں سے معلوم کرے کہ وہ آپ سے کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ نصابی مواد کی بجائے بچے کے تجربات تحریر کرے، ان کی پسندیدہ چیزوں کے نام لکھے۔ سیدھے حروف تہجی کی مشق کرانا بچے کے لیے کوئی بامعنی عمل نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ لکھنے کی جو ابتدا ہے وہ ڈرائنگ سے ہوتی ہے، تو معلم کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ معلوم کرے کہ بچے کیا چاہتے ہیں، انہیں کون سی چیزیں پسند ہے۔ جیسے نصابی مواد کی بجائے بچوں کے تجربات تحریر کرے، بچوں کی روزمرہ زندگی کو اپنے نصاب سے جوڑے تاکہ وہ انہیں جانا پہچانا لگے، تو ان کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کی نام لکھے تاکہ بچوں کا جو انٹرسٹ ہے، ان کی جو توجہ ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدھے حروف تہجی کی مشق کرانا بچے کے لیے کوئی بامعنی عمل نہیں ہے۔ یہاں پہ بتایا ہے کہ سیدھا بس حروف تہجی پڑھانا یہ کوئی ایک بامعنی عمل نہیں ہے، بلکہ حروف تہجی اگر آپ سکھا رہے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ انہیں ترتیب سے ہی لکھا جائے، کیونکہ ترتیب کی ضرورت صرف لغت دیکھنے میں پڑتی ہے، لغت یعنی ڈکشنری میں، اور پڑھنا لکھنا سیکھنے کے لیے اس کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتی۔ اس لیے حروف تہجی کو ترتیب وار پڑھانا ایک بامعنی عمل ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ کو حروف تہجی بچے کو سکھانی ہے تو اس کا جو حرف ہوگا، جیسے اگر آپ کو الف بتانا ہے تو یہ جو نشان ہے یہ اس کی پہچان بچے کو ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کی ترتیب کو دھیان میں نہ رکھتے ہوئے اگر کوئی دوسرا ورڈ لکھ رہے ہیں، جیسے یہ ہ لکھا ہوا ہے، تو بچے کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس نشان کو، اس علامت کو ہ کہتے ہیں، نہ کہ وہ رٹو طوطا جیسا رٹتے رہے اور پھر الف با تا ایسا کرتے ہوئے ہاں اس کو ہ بولتے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ جیسے ہی آپ اس کو لکھ رہے ہیں تو بچوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس سے ہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر تحریر میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب معنی نہیں رکھتی۔ اگزامپل دیا ہوا ہے یہاں پہ، لغت دیکھنے کے لیے صرف ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہاں پر یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ بچوں کی تحریری صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کو یہاں پر کیا کیا کرنا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا ہے آپ جماعت میں چارٹ لگائیے، پرنٹ کا ماحول بنائیے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا اور بچے اسکول کے در و دیوار پر تحریر کردہ مواد سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ اگر ہم سچے معنوں میں بچے کے خیر خواہ ہیں تو ہمیں نصابی کتب کے دائرے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، نصابی کتب ان عمل میں معاون کردار ادا کرتی ہیں جو کہ ہم بچوں سے چاہتے ہیں۔ نصابی کتب کو ہی سب کچھ مان لینا یا نصابی کتب کی تدریس تک اپنے کو محدود کر لینا مناسب نہیں ہے۔ آپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ مواد فراہم کرائیں۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو کلاس روم ہوتی ہے وہاں پر چارٹ لگائیے، پرنٹ کا ماحول بنائیے، مینس کے چارٹس کو پرنٹ کروائیے، الگ الگ چیزیں کلرفل میں، لکھاوٹ میں، چارٹس کے ذریعے بچوں تک ایک نئی معلومات فراہم کیجیے، جس سے یہ ہوگا کہ بچے مواد کے ذریعے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اسکول پر یا دیواروں پر جو تحریر کردہ مواد ہوتا ہے اس سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، تو اگر ہمیں بچوں کو ان کے
सलाहियत को परवान चढ़ाना है तो हमें निसाबी कुतुब के अलावा भी उन्हें इजाफी मवाद फराहम करना होगा, जिससे ये होगा कि बच्चों की जो लिखने की सलाहियत है, पढ़ने की सलाहियत है, वो परवान चढ़ेंगी। और मौलिम को सिर्फ निसाबी किताबों तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें इजाफी मालूमात भी बच्चों को फराहम करते रहना चाहिए, इजाफी कुतुब पढ़ते रहना चाहिए, जिससे ये होगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प और एक अहम जो मालूमात है वो हम बच्चों को फराहम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लिखना सिखाने के तरीके। अब यहाँ पे तरीके बताए गए हैं कि हम लिखना कैसे सिखा सकते हैं। पहला है अबजदी तरीका। अबजदी तरीका ये लिखना सिखाने का एक कदीम तरीका है। इसमें तलबा को पहले हुर्फ लिखना, फिर हुर्फों को मिलाकर अल्फाज लिखना, फिर अल्फाज से जुमले लिखना सिखाया जाता है। इस तरीके से लफ्ज़ों की शनाख्त और साख्त को पुख्ता किया जाता है। अब यहाँ पे ये अबजदी जो तरीका है इसे कैसे सिखाया जाता है, ये पहले तो सबसे पहले तो ये कदीम तरीका है। और इससे तलबा को कैसे सिखाते हैं कि पहले हुर्फ लिखना सिखाते हैं, जैसे अलिफ, ब, ता। उसके बाद क्या होता है, इसको मिलाकर लिखना सिखाते हैं। जैसे अगर हमें तुम लिखना है तो ये तो की शक्ल कैसी होती है, पहले ये आदत तो इस तरह से, फिर तो में मीम मिलाते हैं तो इस तरह से तुम बनता है। तो ये ऐसा मिलाकर लिखना सिखाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मिलाकर लिखना सिखाने के बाद फिर जुमले सिखाते हैं। जुमला से फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर बच्चे लफ्ज़ों की शनाख्त करते हैं। और फिर जो जुमले की साख्त है, लफ्ज़ों की शनाख्त होने के बाद जुमलों की जो साख्त होती है वो पुख्ता होती चली जाती है। तो फिर पहले क्या होता है, पहले बच्चों को हुर्फ लिखना सिखाते हैं, हुर्फ से फिर उसके बाद मिलाकर लिखना सिखाते हैं, फिर जुमले के बाद फिर इस तरह से बच्चा लिखना वो सीख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला है पेस्टलॉजी तरीका। इस तरीके में लिखने की शुरुआत लाइनें खींचकर कराई जाती है। हुर्फ लिखने से पहले तलबा को दायरा, नीम दायरा, सीधी खत, मुनहनी खत की मशक कराई जाती है। जैसा कि आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा कि पहले आपको ऐसे जो हाफ सर्कल, पूरा सर्कल, ये ऐसी लाइन बनाकर सिखाई जाती है, आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, इस तरह से आपको बचपन में सिखाया गया होगा। तो ये ही वो पेस्टोलॉजी तरीका है कि पहले बच्चों को इस तरह की जो लाइनिंग है वो सिखाई जाती है, इसकी मशक करवाई जाती है, जिससे ये होता है कि बच्चे हुर्फ बनाना सीखते हैं। जैसे ये अगर हमने ये नीम आधा सर्कल है ये है, तो इससे हम छोटी ABCD का ई बनाना सीखते हैं, सी बनाना सीखते हैं, डी बनाना सीखते हैं। इस तरह से हम इन लाइनों के ज़रिए से अलग अलग हुर्फ बनाना सीखते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये हुर्फ बनाने की मशक करवाई जाती है अलग अलग निशानों के ज़रिए से। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या बताया हुआ है यहाँ पे, आगे यहाँ पे बताया गया है फिर हुर्फ को जोड़ना सिखाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हाफ सर्कल होता है उसे हुर्फ जोड़ना सिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ई बताया, सी बताया, टी इस तरह से, या फिर ए हम आड़ी तिरछी लाइन से ए बनाते हैं, फिर खड़ी लाइन से हाफ सर्कल से हम बी बनाते हैं। इस तरह से बच्चों को हुर्फ जोड़ना या फिर लाइनों को जोड़कर हुर्फ बनाना सिखाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मॉन्टेसरी का तरीका। मॉन्टेसरी तरीका देखेंगे हम। इसमें क्या बताया हुआ है, इस तरीके में लकड़ी या गट्टे के हुर्फ काट लिए जाते हैं। बच्चे उन पर उंगली फेर कर उनकी शनाख्त सीख जाते हैं। ये तरीका उन ज़बानों के लिए मुफीद है जहाँ लिखने के दौरान हुर्फ की शक्ल ना बदलती हो, जैसे हिंदी ज़बान में। उर्दू में इसका इस्तेमाल ज़्यादा सूदमंद नहीं है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस तरीके में क्या होता है, लकड़ी से या पुट्ठा गट्टे यानी पुट्ठा का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यहाँ पे उस लकड़ी से या पुट्ठे से हुर्फ काट लिए जाते हैं और फिर बच्चा
उंगली फेर कर उनकी शनाख्त करता है। इससे ये होता है कि बच्चा शनाख्त करना सीख जाता है और ये इस तरीके का इस्तेमाल बहुत सी ज़बानों में मुफीद साबित होता है, जहाँ पर ये होता है कि जो वो लफ्ज़ होते हैं, हुर्फ होते हैं, उनकी शक्लें तब्दील नहीं होती। यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है हिंदी ज़बान में जो अल्फाज हुर्फ है उनकी शक्लें तब्दील नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि उर्दू में इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा सूदमंद नहीं है, क्योंकि उर्दू में अक्सर जो हुर्फ होते हैं उनकी शक्लें तब्दील होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने आइन लिया तो ये हम इस तरह से लिखते हैं। अगर ये शुरुआत में आया तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर यही हुर्फ अगर बीच में आया तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है और वो आइन ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसलिए ये जो मोंटेसरी तरीका है ये उर्दू में इसका इस्तेमाल मुफीद नहीं है। ये हिंदी जैसे सब्जेक्ट में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर उन ज़बानों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर हुर्फों की शक्लें तब्दील नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको मोंटेसरी ये तरीका समझ में आया होगा। अगला है हमारा तहरीरी महारत की नशोनुमा। अब हमने बच्चों को लिखना तो सिखा दिया, लेकिन उसमें महारत कैसे लाई जाए उसकी नशोनुमा देखेंगे हम कि तहरीरी महारत को किस तरह से परवान चढ़ाया जाए। बच्चे जब इब्तिदाई सतह पर लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें तहरीरी महारत में रवानी के लिए मश्की काम कराया जाता है। इसके लिए नक़ल नवेसी यानी हाशिया छोड़कर सीधी लाइन में मुनासिब फासले के साथ हुर्फ के दायरे में शोशे, नुक्ते और मरकज़ को सही तरीके से लिखना और उसके बाद इमला नवेसी यानी बग़ैर देखे लिखने की मश्क कराई जाती है। अब बच्चों को तो हमने लिखना सिखा दिए, लेकिन उसमें महारत लाने के लिए उनको मश्क कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि नक़ल नवेसी यानी हाशिया छोड़कर सीधी लाइन में लिखने के लिए कह सकते हैं, मुनासिब फासले के साथ हुर्फ को के दायरे में रहकर शोशे, नुक्ते, उसके मरकज़ी तौर पर उसे सही तरीके से कैसा लिखा जाता है। इस तरह से इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम उनकी तहरीरी महारत को परवान चढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या, साथ ही साथ हम इमला नवेसी यानी कि बगैर देखे लिखने की मश्क कराना, यानी मौलिम बोलेगा और बच्चा लिखने की कोशिश करेगा। इससे तहरीरी महारत की नशोनुमा होगी। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि तहरीरी महारत की नशोनुमा किस तरीके से की जाएगी। नक़ल नवेसी हो या इमला नवेसी हो, उनके शोशे, उनके नुक्ते, उनके हुर्फ का फासला, उनके हाशिया, इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम तहरीरी गलतियों को दुरुस्त करके ही उनकी तहरीरी महारत में हम नशोनुमा करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बताया यहाँ पर। तहरीरी महारत के बाद लिखने का काम रस्मी तहरीर यानी दफ्तरी उमूर के लिए लिखना और तख्लीकी तहरीर यानी मजमून, नज़्म, कहानी, ड्रामा, तकरीर वगैरह और गैर रस्मी तहरीर यानी डायरी, नोट्स, रिपोर्ट, इश्तिहार नवीसी वगैरह की जानिब बढ़ता है। यहाँ पे दो तहरीर के बारे में बात की गई है, एक है रस्मी तहरीर और दूसरी है गैर रस्मी तहरीर। रस्मी तहरीर में क्या आता है, दफ्तरी उमूर के लिए लिखना, यानी कि जो दफ्तरी ऑफिस के काम होते हैं उनके लिए लिखना। तख्लीकी तहरीर, उसमें तख्लीकी तहरीर मीन्स के मजमून, नज़्म, कहानी, ड्रामा वगैरह ये जो तहरीर होती है, ये जो चीज़ें होती है, ये तख्लीकी तहरीर में आती है। उसके अलावा जो गैर रस्मी तहरीर होती है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है डायरी जो हम खुद लिखते हैं, नोट्स हम निकालते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं जो, या फिर इश्तिहार नवीसी वगैरह भी गैर रस्मी तहरीर में आता है। तो इन चीज़ों से तो तहरीर होती है, वो तहरीरी महारतें हासिल होने के बाद ही हम ये काम अंजाम देते हैं। इसके अलावा आगे बताया हुआ है कि अगर गौर किया जाए तो पाएंगे कि ज़बान की चारों महारतें बहुत सी ज़ेली महारतों का मजमुआ है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हमारी 4 महारत तो है, लेकिन इनमें बहुत सी ज़ेली महारतें भी पाई जाती है। अब वो कैसे, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है जैसे सुनने में क्या आता है, ये सुनना हमारी एक मेन स्किल है सुनना, जिसमें क्या है उसकी ज़ीली महारतें कौन सी है, सुनकर लिखना, सही सुनना, सही तलफ़्फ़ुज़ से वाक़फ़ियत होना। दूसरा है बोलना, स्पीकिंग, तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन, लब लहजा, इंटोनेशन, रवानी, वाज़े मखारिज, ये है बोलने की ज़िमनी महारतें। हमारी तीसरी महारत है पढ़ना, रीडिंग स्किल, जिसमें क्या आता है, पहला हुर्फ शनासी, दूसरा है तेज़ रफ्तार, इसका तीसरा पॉइंट है
खामोश मुताल्या, बाआवाज़ बुलंद मुताल्या, सरसरी मुताल्या। हमारे अगला चौथी जो महारत ज़िमनी महारतें हैं, पहले चौथा है राइटिंग स्किल, उसकी ज़िमनी महारतें है हिज्जे स्पेलिंग, इमला डिक्टेशन। तीसरा उसका पॉइंट है वो है रमूज़ औकाफ, पंक्चुएशन और है खुशखत। ये उसके ज़िम्न महारतें हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। हमारी 4 महारतें और उन 4 महारतों की सब ज़िमनी महारतें। अगला 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। सुनना और बोलना इब्तिदाई महारतें हैं, मीन्स के प्राइमरी स्किल्स है। और वहीं पर पढ़ना और लिखना ये हमारी तक़वियती महारत है, यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल कहलाती है। याद रखिएगा, सुनना बोलना प्राइमरी स्किल, पढ़ना लिखना रीइंफोर्समेंट स्किल है। तो उम्मीद है आपको ये जो सबक है हमारा सबक नंबर 4 ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको इस चैप्टर के PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की लिंक दी हुई है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।